नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं आज सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। उनसे भी जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और 2022 का सुपर स्टॉक। कुशल हमें बताएंगे दिसंबर में कैसी रही ऑटो कंपनियों की बिक्री। देवांशी से समझेंगे कैसा रहा बैंक और एनबीएफसीज का कारोबार। साथ ही वरुण हमें बताएंगे इस साल भी आईपीओ का बाजार कैसे रहेगा गुलजार। सबसे बातचीत करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार ने नए साल का दिल खोलकर स्वागत किया और जोरदार तेजी के साथ हमने देखा 1.5 महीने की ऊंचाई पर जाकर बंद हुए बाजार। निफ्टी 350 अंक उछलकर 18 नवंबर के बाद पहली बार 17,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो सेंसेक्स ने 925 अंकों की जोरदार छलांग लगाई और 59,200 के पास पहुंचा। निजी बैंकों के दम पर हमने देखा निफ्टी बैंक 950 अंक उछलकर 36,400 के ऊपर बंद हुए। वहीं आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा भी जरा समझ लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की 903 करोड़ रुपए की खरीदारी, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से भी 803 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में साल के पहले ही कारोबारी दिन इतनी शानदार तेजी कहां से आई। बाजारों ने जितनी मजबूती के साथ साल 2021 का अंत किया, यानी कि शुक्रवार को जो दमदार तेजी दिखी है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ आज साल के पहले दिन 2022 में तेजी नजर आई। तो एक्शन भरपूर रहा और पूरा का पूरा मजबूती की तरफ, और मजबूती के एक नहीं कई कारण थे। सबसे पहले तो ये कि एफआईज की दमदार खरीदारी लौटती हुई दिखी है। शुक्रवार के सेशन में साल के आखिरी दिन एफआईज ने दम लगाकर खरीदा है। कैश मार्केट में भी, स्टॉक फ्यूचर्स भी, इंडेक्स फ्यूचर्स भी, और ये जोश भरता हुआ नजर आया। पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ भी पुरानी सीरीज, दिसंबर की सीरीज में थोड़ा बिकवाली का दबाव था, एफआईज का सेलिंग प्रेशर था, थोड़ा मूड माहौल ख़राब था, चार्ट्स बिगड़े हुए थे, जो पोजीशंस बनी हुई थी ट्रेडर्स की, कमज़ोर ट्रेडर्स की, वो सब खत्म हो गई। उसके बाद बाजार हल्के हो गए और इसके लिए बाजार के लिए ऊपर आना थोड़ा आसान था। तीसरा कारण था, भले अमेरिकी बाजार शुक्रवार के सेशन में हल्के लाल निशान में बंद हुए, लेकिन सुबह से डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और बाकी बाजार जो लंबी छुट्टियों के बाद खुले वहाँ पर भी मूड माहौल ठीक था। तो इन तीनों फैक्टर के चलते और साथ ही ओमिक्रॉन और कोरोना का जो बढ़ता हुआ खतरा है, केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन ये खतरनाक कम है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम है, मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है, डेथ रेट कम है, और काफ़ी लोग अब ये मान रहे कि हो सकता है इसके चलते हुए आपके लिए ये पैंडेमिक खत्म ही हो जाए, एक बार इम्यूनिटी लोगों की बन गई तो फिर शायद बेहतर होगा। इन सब चीज़ों के बीच में पूरा का पूरा एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिखा। सो शुरुआत हुई हल्की सी तेजी के साथ, जबकि एसजेएक्स निफ्टी लाल था, लेकिन उसके बाद बाजार ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा और 17,650 के अहम लेवल के नज़दीक पहुंचे, उसे पार भी किया। और इस लेवल की इंपॉर्टेंस 17,600 को पार किया, 17,650 के नज़दीक पहुंचे। इस लेवल की अहमियत इसलिए भी है, 17,650 के आसपास से ही बाजार ने 13 दिसंबर से टॉप बनाकर करेक्शन दिया। 1200 पॉइंट का नॉन स्टॉप फॉल 16,400 तक आए और वहीं से नॉन स्टॉप 17,600 तक की, 650 तक की बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। इसलिए आज की क्लोजिंग 17,600 के ऊपर की एकदम कॉन्फिडेंस और जोश बढ़ाने वाली है। अब आइए बैंक निफ्टी। पिछड़ा हुआ, दबा हुआ, थोड़ा सा थका और रुका हुआ कमज़ोर बैंक निफ्टी आज बिल्कुल बदले की भावना से ऊपर आया। खुला ये भी थोड़ा सा फ्लैट, लेकिन खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, धीमे धीमे पूरी स्क्रीन पर तेजी बनाता हुआ नजर आया। पहले 36,000 को पार किया, 36,200 पार किया और फाइनली 36,500 के करीब जाकर बंद होने में कामयाब रहा, लगभग 950 अंकों के बड़े उछाल के साथ। बैंक निफ्टी में लंबे समय बाद इतना तगड़ा एक्शन देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी थी, ज़्यादातर रेट सेंसिटिव सेक्टर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। बैंक्स, एनबीएफसी, ऑटो, रियल एस्टेट, यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। तो चौतरफा खरीदारी के साथ नए साल की शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने आज। तो बाजार में कल के संकेतों पर भी हम नजर डालेंगे, अनिल जी से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी जरा समझ लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी से समझते हैं कि आज बाजार की तेजी में कौन से सेक्टर्स का योगदान रहा, वहीं कौन से सेक्टर्स में आज सुस्ती रही।
देखिए, साल की दमदार शुरुआत हुई। निफ्टी जो है 17,600 के पार बंद हुआ। करीब करीब 1.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो लंबे अरसे के बाद निफ्टी बैंक में एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। करीब करीब 3% की तेजी, 900 से ज्यादा अंकों की तेजी जो है आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिली। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो बढ़िया गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एक्शन भरपूर था बाजार में। ब्रॉडर मार्केट्स में भी पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा था। सबसे पहले वो स्टॉक्स बता लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। विंध्या टेलीलिंक से साल 2022 के लिए स्टॉक हमने आपको बताया, तो दिन के दौरान अगर आप देखें तो 15% तक की तेजी देखने को मिली। वाडीलाल इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक आपको वरिंदर रिसर्च स्टॉक में आपको बताया, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। सुमित ने आपको खरीदारी की राय दी सेल पर, और यहाँ पर देखें तो करीब करीब 3% के गेंस देखने को मिले। और ढेर सारे स्टॉक्स थे। कुछ वो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने जो है निफ्टी को पार्टिसिपेट किया रैली में। सबसे पहले देखिए नाम आता है कोल इंडिया। आमतौर पर ये स्टॉक ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मैसिव 6% का मूव यहाँ पर देखने को मिला। ऑटो बिक्री आंकड़ों का असर देखने को मिला। आयशर मोटर्स 5% की तेजी। बैंकिंग स्टॉक्स ने लीड किया, जैसे मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक में बढ़िया गेंस देखने को मिले। टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जिन्होंने हल्का फुल्का जो है बाजार के में थोड़ा सा जो है प्रेशर क्रिएट किया। मिसाल के तौर पर देखें तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब, फार्मा जगत के स्टॉक्स हैं। गिरावट देखने को मिली, हालांकि कोई बड़ी गिरावट यहां पर नहीं रही। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन भरपूर था। मिंडा कॉर्पोरेशन 13% का उछाल देखने को मिला। ग्रीव्स कॉटन यहां पर खबरों के असर के चलते 12% की तेजी देखने को मिली। अनुपम रसायन 9% के गेंद। शिल्पा मेडिकेयर में देखें तो दिन के दौरान जो है 10 से 12% तक के मूव्स यहां पर देखने को मिले। बैंकिंग स्टॉक्स में आज बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिली। फेडरल बैंक यहां पर देखिए 5% का मूव आया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और लगातार गिरावट के बाद आज इसी तरह से अगर आप देखें तो आरबीएल बैंक भी करीब करीब 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। फाइनेंशियल्स में भी ठीक ठाक खरीदारी देखने को मिली। पीएसयू बैंक की बात की जाए तो कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे दिग्गज में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स में देखें तो मेटल्स और माइनिंग्स में कोल इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा टाटा स्टील है, हिंदुस्तान कॉपर है, वेदांता, यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। और अंत में जैसा कि मैं बता रहा था कि फार्मा स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। लॉरस लैब्स यहाँ पर देखें, सिप्ला करीब 1.5%, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। तो बाजार का सेक्टर स्पेसिफिक हाल तो समझा। आइए अब आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, बाजार ने नए साल का दमदार और जोश के साथ स्वागत किया। अभी आने वाले दिनों में आप बाजार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? साथ ही कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी स्टॉक में आप अपनाने की सलाह देंगे, और हफ्ते भर का नजरिया कहां? बिल्कुल स्वाति, बाजार में एक धुआंधार तेजी साल के पहले दिन देखने को मिली। हालांकि हमारे जब बाजार सुबह खुल रहे थे उसके पहले एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव चल रहा था, बट जैसे ही बाजार खुले थोड़ी बहुत तेजी के साथ बाजार खुले, बट उसके बाद जो तेजी ने तूल पकड़ा, बहुत ही अच्छी तेजी हुई और बाजार ऑलमोस्ट अपने डेज हाई के आसपास बंद हुआ। और इट वाज लेड टुडे बाय मेनली बाय बैंक्स ने आज बहुत अच्छा किया। और मेरा ये मानना है कि इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड बजट बैंक्स वुड डू वेल। तो ये एक्सपायरी में मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर अच्छा करना चाहिए। और मैं तो बाजार पे बुलिश हूं, और मैंने पिछले वीक भी जब बाजार में इतनी तेजी नहीं थी तब भी मेरा ये मानना था कि जनवरी एक्सपायरी में हम 18,000 तक के लेवल्स बिफोर द बजट निफ्टी पे बिल्कुल देख सकते हैं, जो कि मुझे लगता है उतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 18,000 के लेवल उससे पहले भी आ सकते हैं। बाकी कल के लिए जो मेरी पिक है, जो टॉप बेट रहेगा वो रहेगा मेटल स्टॉक टाटा स्टील, जो कि आज 1142 के लेवल पे बंद हुआ है। मेरा कल का टारगेट है 1165 का और 1130 का स्टॉप लॉस रखा है। मुझे लगता है जो मेटल स्टॉक्स है जिनमें भारी गिरावट पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली, अगर आप टाटा स्टील भी देखेंगे तो 1535 तक के हाइस किए इस अगस्त के महीने में, और फिर वहां से इतना अच्छा करेक्शन हो गया, 25 से 30% स्टॉक करेक्ट हो गया और आज थोड़ी रिकवरी हुई है। बट मुझे लगता है यहाँ से ये रिकवरी को और तेजी मिलेगी। और मुझे लगता है टाटा स्टील, जो कि मेरा ये मानना है कि FY23 में 45 से 50,000 करोड़ का पैट ये डिक्लेयर कर सकती है, कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। और ये आज के अगर वैल्यूएशन पे देखें तो 2.5-3 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो वैसे भी मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। बाकी कल के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। बाकी जहां तक मेरा पोजिशनल पिक है वो एक बैंकिंग स्टॉक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक। ये आज 696 के लेवल्स पे बंद हुआ है। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 750 का, स्टॉप लॉस रखना है 670 का। एक अच्छी क्वालिटी की प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिला है। फिर जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि बजट, अब 1 फरवरी को बजट आएगा और बजट में उम्मीदें हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा केपेक्स पे पूरा ध्यान देंगी, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे, तो उन सब का फायदा क्रेडिट ऑफटेक में होगा। और उसके कारण से मुझे लगता है बैंकों में इस सीरीज में अच्छी तेजी होनी चाहिए और वहां से एक्सिस बैंक वुड बी अ गुड पिक टू बेट ऑन। तो पोजिशनली इसमें 750 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह।
जी, तो विकास सेठी जी की राय, टाटा स्टील में आप इंट्रा डे खरीदारी कर सकते हैं, एक दिन का नजरिया टाटा स्टील में रखने की सलाह और पोजिशनल व्यू एक्सिस बैंक में रखने का सुझाव दे रहे विकास सेठी। बातचीत जारी रहेगी आज के एक्सपर्ट से, लेकिन आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में कैसी रही ऑटो कंपनियों की बिक्री? ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे सहयोगी कुशल का रुख कर लेते हैं। कुशल, जरा बताएं क्या कहते हैं आंकड़े? जी, तो दिसंबर 2021 में ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आते हुए दिखे, उसमें पैसेंजर व्हीकल्स और खासकर कमर्शियल व्हीकल्स ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स को देखें तो टाटा मोटर्स दमदार सेटअप प्रदर्शन हुए, 50% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और 35,299 यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की। साथ ही पहली बार दिसंबर में 2000 यूनिट्स प्रति महीने का आंकड़ा ईवी में इन्होंने पार किया, तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर साइड पर प्रदर्शन यहाँ पर आया। मारुति सुजुकी बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर यहाँ पर भी थे, इनफैक्ट हमारे अनुमान से थोड़े से ज़्यादा बेहतर जो है यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे। M&M हालांकि थोड़े से अनुमान से कमजोर थे, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 11% की तेजी यहाँ पर भी एक क्लॉक इन करते हुए दिखे। कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखा, 4% की ग्रोथ थी। 33,500 यूनिट्स का अनुमान हमारा था, उसके मुकाबले 34,151 यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की। आयशर मोटर्स का VECV सेगमेंट जो है सरप्राइजिंगली काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिखा। और अगर आप देखें तो अशोक लेलैंड यहाँ पर भी 12,200 यूनिट्स हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 12,518 यूनिट्स कंपनी ने बेचे और इसी वजह से आज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिला। टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही बाजार की जो दिग्गज टू व्हीलर ऑटो कंपनियां हैं वहां पर अंडर परफॉर्मेंस रही। टीवीएस मोटर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस जो हमारा अनुमान था उससे कमजोरी का था। साथ ही अगर आप हीरो मोटोकॉर्प भी देखें तो 4 लाख यूनिट्स का अनुमान हमारा था, उसके मुकाबले 3,94,773 यूनिट्स कंपनी ने बेचे। बजाज ऑटो भी अनुमान से थोड़े से कमजोर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे। जहां तक आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड की बात है जो प्रीमियम बाइक्स बेचती है, वहां पर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन था। 67,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 7% बढ़कर 73,740 यूनिट्स लगभग कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की। और अंत में ट्रैक्टर्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो ओवरऑल सेंटीमेंट था वहाँ पर नेगेटिव था और अगर आप देखें तो यहाँ पर अनुमान से कमजोर साइड पर नंबर्स दोनों ही कंपनियों के आते हुए दिखे, जिसमें एस्कॉर्ट्स लगभग 40% का फॉल था और M&M में भी ऑलमोस्ट 20% की गिरावट हमें सालाना आधार पर दिसंबर ऑटो बिक्री में आती हुई नजर आई। तो लार्जली अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स ने इस बार दिसंबर महीने में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ये तो रहे ऑटो सेल्स के आंकड़े। वहीं बैंक और NBFC ने अपनी तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं वो जारी कर दिए हैं, बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं। और ये आंकड़े कैसे रहे जरा हमारे सहयोगी देवांशी आशय से समझते हैं। बताइए देवांशी। जी बिल्कुल, आप देखिए आज कई सारी बैंक्स और NBFCs के Q3 के बिजनेस अपडेट्स रिलीज होते हुए दिखे, जिसमें आप देखिए फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, करूर वैश्य बैंक, ऐसी कुछ बैंक थे जिसके तीसरी तिमाही में जो अपडेट्स आते हुए दिखे वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। लोन ग्रोथ में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर। RBL बैंक ये थोड़े से कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिखे, स्पेशली क्वार्टरली बेसिस पर। और NBFCs की अगर हम बात करें तो महिंद्रा फाइनेंस था जहाँ पर हमने देखा नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं। सबसे पहले फेडरल बैंक से शुरुआत करते हैं। जो बैंक है उनकी लोन ग्रोथ इस बार सालाना आधार पर 12% तक बढ़ती हुई दिखी। क्वार्टरली बेसिस पर भी इस बार 4.5% तक की मजबूत ग्रोथ देखने मिली है। वहीं डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो करीब 8.5% तक की बढ़ोतरी सालाना आधार पर और 2% तक की बढ़ोतरी क्वार्टरली बेसिस पर होती हुई दिखी है। सिमिलरली धनलक्ष्मी बैंक लोन ग्रोथ इस बार YOY बेसिस पर करीब 11% पर आती हुई दिखी। क्वार्टरली बेसिस पर भी 8.5% तक की लोन ग्रोथ में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, जो कि काफी पॉजिटिव है। इसके साथ ही जो टोटल डिपॉजिट्स थे वो सालाना आधार पर 5.5% तक बढ़ते हुए दिखे। सिमिलरली करूर वैश्य बैंक की अगर बात करें क्वार्टरली जो अपडेट्स आते हुए दिखे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। जो उनकी टोटल लोन ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3.5% तक बढ़ती हुई दिखी। YOY बेसिस पर 7.5% तक की बढ़ोतरी हमने इस बार देखी है। यहाँ पे भी आप देखिए अगर डिपॉजिट्स जो हैं वो सालाना आधार पर करीब 8% तक बढ़ते हुए दिखे। तिमाही आधार पर 2.5% तक की बढ़ोतरी डिपॉजिट्स में भी होती हुई दिखी है। और साथ ही अगर RBL बैंक की बात करें तो हमने देखा कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी की जो डिपॉजिट्स हैं उसमें 2.5% तक की गिरावट देखने मिली है। हालांकि YOY बेसिस पर करीब 10% तक की बढ़ोतरी थी। कासा जो है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है YOY बेसिस पर, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर करीब 5% तक की गिरावट कासा
में आती हुई दिखी। और अब देखिए जो लोन ग्रोथ के अपडेट्स हैं वो अभी तक आरबीएल बैंक की तरफ से आते हुए नहीं दिखे हैं, वो अवेटेड हैं। एनबीएफसीज में महिंद्रा फाइनेंस, जैसे मैंने कहा कि इस बार जो डिस्बर्समेंट्स हैं वो काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे। अब देखिए वाई बेसिस पर 26% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 22% तक की बढ़ोतरी होती हुई दिखी। जो डिस्बर्समेंट्स के साथ कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी सुधरती हुई दिखी है। इस महीने अगर आप देखें दिसंबर महीने में 100% तक के कलेक्शन एफिशिएंसीज आती हुई दिखी, जो कि पिछले महीने से करीब 6% तक बढ़ती हुई दिखी है। नवंबर में 94% थी, वहां से बढ़कर 100% पर होती हुई दिखी। कलेक्शन एफिशिएंसी सुधरी है, डिस्बर्समेंट सुधरते हुए दिखे और ज्यादातर बैंक से जहां पे लोन ग्रोथ में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और इसी के चलते आज ओवरऑल बैंक्स भी फोकस में थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और वक्त हो गया है 2022 के सुपर स्टॉक का। और गहरी रिसर्च के बाद चुना गया 2022 का सुपर स्टॉक लेकर हमारे साथ है हमारे से सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष जरा बताएं कौन सा सुपर स्टॉक लेकर आज आप आए हैं? बिल्कुल, देखिए स्टॉक का नाम है विंध्या टेलीलिंक्स, जो कि अगर आप देखें तो पावर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए ईपीसी जो है काम करती है। ईपीसी बिजनेस से देखें तो करीब 82% रेवेन्यू आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये केबल्स और वायर्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जिसका इस्तेमाल पावर और टेलीकॉम सेक्टर करता है। देखिए इस कंपनी की खास बात यह है कि इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ के साथ इसके अंदर वैल्यू भी गजब की नज़र आती है। बहुत डीप वैल्यू वाला स्टॉक है, क्योंकि इसकी होल्डिंग अगर आप देखें तो बिरला कॉर्पोरेशन में करीब 3,500 करोड़ की है। इसी के साथ अगर आप देखें तो कुछ और कंपनीज है जहां पर इनकी होल्डिंग्स की वैल्यू आप निकाल कर कैलकुलेट करके देखें तो 450 करोड़ के आसपास की आती है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 1350 करोड़ का है और इन इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है वो करीब 3,950 करोड़ के आसपास आती है। ये तो रही बात वैल्यू की, लेकिन ग्रोथ की भी बात की जाए, क्योंकि इनका ईपीसी कारोबार है, वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है, इसमें भी बहुत बढ़िया ग्रोथ नजर आ रही है। और आप इनके ईपीएस का ट्रेंड देखें, लगातार यहां से आपको बढ़िया ग्रोथ नजर आएगी। और इनफैक्ट इन FY23 का जो अनुमानित एस्टिमेट है वहां पर भी करीब 125 के ईपीएस का अनुमान है। बिरला कॉर्प में करीब 8.3% शेयर होल्डिंग है इनकी, और इनकी दूसरी कंपनीज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो सब्सिडरीज की वैल्यू निकल कर आती है करीब 31.7% है। लेकिन खास बात यह है कि आप होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट को अगर आप देखें तो स्टॉक में नजर आएगा कि बहुत अच्छा स्टॉक है और लगभग मुफ्त में ही आपको ये स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि 75% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी की जो पर शेयर की वैल्यू निकल कर आएगी 1800 रुपए की आएगी। 65% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2000 और 55%, जो कि बहुत ही एक लॉजिकल है 55% होल्डिंग कंपनी वैल्यू डिस्काउंट देना, तो उसमें 2200 प्रति शेयर की जो है वैल्यू निकल कर आती है। यानी हाई ग्रोथ कारोबार है, डीप वैल्यू कंपनी है, ये स्टॉक आगे जाकर कमाल कर सकता है। देखिए फंडामेंटल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, एक बार अनिल जी से उनकी राय जान लेते हैं। जिस प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ अपने बिजनेस के दम पर ट्रेड कर रहा है। वित्त वर्ष 2023, अगला साल जो मार्च आएगा, 22 नहीं 23 वाला, अगला साल मतलब 23 समझना, 22 मत समझना, ओके। तो उसमें 110 रुपए से लेकर 125 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगा विंध्या टेली, ठीक है, अपने स्टैंड अलोन कोर बिजनेस के बेसिस पे। अब उसके दम पर दीप अगर 14 से 18 का मल्टीपल दूसरी कंपनियों को दो आप, साला डी लिंक, स्मार्ट लिंक, ये सारी कंपनियां जिनके जो है, तो ही अपने आप में वो वैल्यूएशन पे 1500-1700 रुपए का भाव तो वैसे होता है इसका। अब आइए, इनके पास में है जो स्टेक है वो है 3100 करोड़ की, 3200 करोड़ की बिरला कॉर्प में। 31% होल्ड ये रखते हैं स्टेक अपनी सब्सिडी को मिलाकर, सब मिलाकर, ठीक है। और उसका मार्केट कैप है 11,000 करोड़, तो 3200 करोड़ की वैल्यू तो वहाँ होगी। 300-400 करोड़ के कैश और म्यूचुअल फंड है, 3500 करोड़, तो 3500 करोड़ वो, और अभी जो चल रहा है वो 1300-1400 करोड़। और कंपनी का मार्केट कैप मालूम है कितना है? 1300-1400 करोड़, 1350 करोड़। तो यानी कि 1350 करोड़ कोर बिजनेस की वैल्यू होगी। 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इनके पास वो फ्री में है। अगर आप 50% भी मानो तो भी 1750 करोड़, तो भी यहाँ से दुगना होने की ताकत रखता है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से डीप वैल्यू है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट सोचने देखने की जरूरत है नहीं, बिरला ग्रुप का मैनेजमेंट है। तो मेरे हिसाब से सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें। छोटा टारगेट 1400 रुपए का, बड़ा टारगेट 1750 रुपए का। आइए अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखे स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त मजबूती के साथ ट्रेड कर
साल के पहले दिन अमेरिका में भी मजबूत कारोबार होगा, ये उम्मीद आप रख सकते हैं। ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो चुका है, रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और अब कल के लिए बाजार के लिए जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 17,500 17,550 की रेंज में रहेगा। ये रेंज अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, आसानी से टूटेंगे नहीं। ऊपरी स्तरों पर 17,750 से 17,800 तक जा सकता है। एक बार 17,800 के ऊपर बंद होने के बाद बाजार अपने ट्रेंड को न्यूट्रल से पॉजिटिव कर देगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट 36,000 36,200 की रेंज में रहेगा और एक बार बैंक निफ्टी भी धीमे धीमे करते हुए 37,000 पहले और उसके बाद 37,500 तक की यात्रा कर सकता है। ये लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि 2 दिनों में काफ़ी तेजी बनी है और ग्लोबल मार्केट्स में अच्छे संकेतों की उम्मीद भी है, थोड़े से बाजार हल्के ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर है, तो अगर दिन के दौरान कल बाजार में एक अच्छा मौका मिले, हल्की फुल्की गिरावट हो, तो वो खरीदारी का मौका होगा। जो बदलाव आया है बाजारों में वो ये है कि सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन गया है और गिरावट में लोग खरीदारी का मौका देख रहे हैं। हो सकता है थोड़े वक्त के लिए इंडेक्स में एक्शन थमे, स्पेशली निफ्टी में। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर रह सकता है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और स्पेशली वायदा कारोबार के शेयरों में भरपूर एक्शन बढ़ने की और रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कल भी एक मजबूत, इंटरेस्टिंग और साथ ही स्टॉक्स के लिहाज से भरपूर एक्शन वाला ट्रेडिंग सेशन रहेगा। चलिए अब जानते हैं लंबी अवधि में क्या आपको रखनी है स्ट्रैटेजी के स्टॉक में। विकास जी बताइए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी पिक आपकी तरफ से? बिल्कुल स्वाति, आज के लिए जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो स्टॉक का नाम है मिसेस बेक्टर फूड्स। ये स्टॉक आज 383 के लेवल्स पे बंद हुआ है। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 500 रुपए का। ये कंपनी बिस्किट्स, ब्रेड्स और बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। एक लीडिंग कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है। क्रेमिका है, इंग्लिश ओवन है, ये दोनों ब्रांड्स है, बहुत ही पॉपुलर। और ये कंपनी कई सारे कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को या जो QSRs को सप्लाई करती है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, KFC है, इवन PVR, फिर CSD कैंटीन को भी कैटर करती है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अराउंड 748 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 4,58,000 रिटेल आउटलेट्स में इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। बाकी FIIs, DIIs भी अराउंड 8% के करीब हिस्सेदारी ओन करते हैं, जिनमें फ्रैंकलिन है, एक्सिस है, प्रोमिनेंट, और इवन बजाज होल्डिंग्स भी इस कंपनी में 1.88% स्टॉक ओन करती है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और टारगेट है मेरा 500 रुपए का 9 से 12 में। बिल्कुल, तो मिसेस बेक्टर्स फूड में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी की। वहीं कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए आशीष केलकर ने कौन सी कॉल सजेस्ट की है वो भी हम आपको बता देते हैं। कोटक बैंक की 1820 की कॉल जो कि 56 रुपए के आसपास बंद हुई है, वो खरीदारी की सलाह है। आप 47 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और 75 के टारगेट के लिए। वहीं टाटा स्टील एक और स्टॉक है जो उन्होंने सजेस्ट किया कल के ऑप्शन खरीदारी के लिए, जिसमें 1140 की कॉल 47 रुपए पर खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 40 का, वही टारगेट 65 के लिए। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।